नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था कि हम आपका मुलाकात करवाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे ऐसे शख्सियतों से जिन्होंने जिंदगी में कुछ न कुछ अचीव किया हुआ है। तो इंटरेक्शन विद टॉपर के इस 5वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं सचिन कुमार कपिल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। धन्यवाद दीपक जी। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि सचिन जी जो हैं वो बेसिकली बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और ये फिलहाल ये इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं की हैं। आर्मी के बाद इन्होंने एचक्यू से बीएड करी। बीएड के पश्चात इन्होंने जो होता है हमारा टेट वगैरह, एचपी टेट, सी टेट, उन्होंने क्वालिफाई किया। और जो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि 2020 के बैच में जो भी हम सबसे पहले जो टीजीटी लगे हैं वो हमारे सचिन सर। ओके। तो इनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा इनका अनुभव है जिंदगी का कि एक सेना में रहते रहते तैयारी करना, उसके बाद इतना मोटिवेशन रखना, उसके बाद एचक्यू में पहुंच के बीएड बीएड में प्रवेश लेना। और बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम इनको देखते थे हमेशा, ये मतलब पढ़ते ही रहते थे। जब हम देखते थे ये पढ़ते ही रहते थे। तो इनके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और जो इंट्रोडक्शन में मुझे पता है कि मैं आपसे बहुत ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन मैंने आपकी दी है, तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा डिटेल में बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, उसके बाद आपने कहाँ से आपकी कॉलेज हुआ, कहाँ कहाँ कौन सी रेजिमेंट में आप गए, पूरा हमें डिटेल में बताएं। जी सर। ओके दीपक जी। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं इस चैनल को जो देख रहे हैं, और जितने भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल नेक्स्ट एग्जाम्स के थ्रू जो भी उनको एजुकेशनल आप हेल्प कर रहे हैं, तो उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा स्नेह। मेरा नाम सचिन कुमार कपिल है। और बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूं और डिस्ट्रिक्ट मेरा बिलासपुर है। बिलासपुर में एक पंचायत है मंझवाड़, और गांव का मेरा नाम है लड़ा। तो 2004 का मैं बीएससी हूँ। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन करी थी वो गवर्नमेंट पोस्ट डिग्री कॉलेज बिलासपुर से करी। फिर उसके बाद मन में आया कि कुछ करते हैं। और उस टाइम में युवाओं को इतना क्रेज होता था आर्मी ज्वाइन करने का। जो भी मेरी तरह से युवा होता था उस टाइम पे, तो मैक्सिमम लोग हर घर से आपको डिफेंस में लोग मिलते थे, और आज की डेट में भी ऐसा ही ट्रेंड चला हुआ है। और एक अच्छी बात है, अगर आप सही टाइम पे एडजस्ट हो जाते हो तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल बात होती है। तो ग्रेजुएशन तक का तो सफर मेरा अच्छा रहा, और उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करी एज ए टेक्नीशियन इन द ईयर 2004। और मैंने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करी अपनी भोपाल से, 3ME सेंटर भोपाल। और वहाँ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करने के बाद हमें ट्रेड्स अलॉट होते हैं सेना के अंदर। मेरी जो बैकग्राउंड थी वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी। तो बाकी का जो सफर मेरा 2 साल का जो कंप्लीट हुआ वो हुआ ईएमई स्कूल वडोदरा गुजरात में। वहां से मैंने अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियंस में मैंने अपनी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करा, जो हमें फौज करवाती है। उसके बाद 2006 में मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो हुई वेस्ट बंगाल, जो बहुत ही फार फ्लंज एरिया है, बिनागुड़ी और असम के साथ जुड़ा हुआ एरिया है। वहां पे मैं लगभग 3 साल वहां पे मैंने सेवाएं दी। तो शुरू से ही मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, अपना खुद का ट्रेड की एक्टिविटीज हो, अदर देन अपना ट्रेड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इनमें सब में हमेशा से ही आगे रहा। और जहां भी मुझे काम करने का मौका मिलता था तो मैंने मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी। और उसका मुझे इतना फायदा हुआ कि अप्रिसिएशन भी मिलता था सीनियर से, कमांडिंग ऑफिसर से। जिस भी यूनिट यूनिट में मैं रहा तो वहां मुझे मतलब अपने वर्क से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और 100% मुझे मैंने अपना उसको देने का कोशिश किया। उसके बाद मैं 608 बटालियन में पोस्टेड रहा, जो करगिल में थी। करगिल, द्रास, ले, इन सब एरिया में सर्व करने के बाद अगेन मैं पीसी स्टेशन में रहा। फिर दोबारा से मुझे तेजपुर, आसाम, अरुणाचल, एलएसी और चाइना बॉर्डर पे भी सर्व करने का मौका मिला। तो लगभग ज्यादा तो नहीं मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि हाँ मेरी कहाँ कहाँ मेरी रोलिंग रही। तो लगभग 16 साल सर्विस करने के बाद मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला
और सेना में भी बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट मुझे मिला, मींस एकेडमिकली, प्रोफेशनली, और एक तरह से आपकी जो पर्सनैलिटी में जो ग्रोथ होता है वो मुझे लगता है कि वो मुझे सेना में ही मिला, जिसकी बदौलत मैं ये मानता हूं कि मैं अच्छे से अपनी जो ड्यूटीज थी या अपनी जो डेली रूटीन होती है या जो आपका एक इंटरेक्शन होता है दूसरों के साथ वो करना सीखा। और मैंने वॉलेंटरली डिस्चार्ज लिया आर्मी से। मुझे लगता था कि जो एक एक्सपोजर मुझे मिलना चाहिए था उसको मैं फुलफिल कर चुका था। और कुछ घर की भी ऐसी कंडीशंस थी कि हाँ वो अलाउ कर रही थी कि मैं आऊं जी और यहाँ पे सर्व करूं। तो आने के बाद फिर मैंने बी एड एंट्रांस टेस्ट के लिए तैयारी करी और फॉर्चुनेटली मुझे एचपीयू में एडमिशन मिल गई और अच्छी रैंकिंग के साथ। और बहुत अच्छा लगा, आप जैसे बहुत अच्छे कुलीग्स वहाँ पे मिले। और वहाँ का एनवायरनमेंट एचपीयू का सच में बहुत ही अच्छा है। जो भी बच्चा वहाँ पे पढ़ाई करना चाहता है, देखो मैंने 16 साल ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई के टच में नहीं रहा था। मैंने एकेडमिकली जो भी हमारे प्रोफेशनल से रिलेटेड, मेरी ट्रेड से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उनको मैंने क्वालिफाई किया। अच्छी रैंकिंग फौज में भी मेरी अच्छी रही। तो टच में तो मैं था, बट उतने टच में नहीं था। और उससे पहले ही मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करी थी और जी उसका आर्मी की जो प्रेपरेशन थी उसका एज मुझे मिला और मुझे एचपीयू में एडमिशन मिल गई। जी और एचपीयू में तो आपको पता ही है, आप मेरे साथ रहे, आपने बीएड करी और बहुत अच्छे सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं सबका नाम तो नहीं बता सकता, बट सच में एचपीयू का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। जो भी बच्चा अगर मन से सोचे कि मैंने कुछ ना कुछ अचीव करना है, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकता है। इसका फायदा मुझे ये मिला कि एचपी टेट मैंने 2 बार क्लियर किया, सी टेट मैंने क्लियर क्लियर किया, बोथ 1 और 2। फिर एचपी विधानसभा का मैंने क्लर्क क्वालिफाई किया, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स का मैंने प्री क्वालिफाई किया। उसके बाद ये सब होने के बाद मेरी 29 मार्च 2023 को, अभी 1-2 वीक पहले, मैं मेरी अपॉइंटमेंट हो गई एज ए बीएससी बीएड टीजीटी नॉन मेडिकल, अडाहल, ये नियर बाई रोहड़ू के स्टेशन है। और ड्रेस से भी मुझे आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा अभी यहाँ पे सर्दी का मौसम है, बिल्कुल। आप टी शर्ट जी में बैठे हैं। थोड़ा सा हाँ हाँ। एनवायरनमेंट में और टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। तो ये मेरा सफर रहा जिंदगी का। और मुझे लगता है कि स्टार्ट करना लाइफ के अंदर आप कभी भी कर सकते हो, बस वो थोड़ा सा जज्बा जुनून आपके मन में होना चाहिए। आप कुछ भी कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल सर। और मैं अब बहुत टाइम से मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि बहुत टाइम से मैं सर को कोशिश कर रहा था कि सर हमारे चैनल के आके जुड़ें, क्योंकि जो इनका एक्सपीरियंस है, इनका जो अनुभव है जिंदगी से रिलेटेड, वो काफी ज्यादा है। इससे पहले भी हमारे साथ एक सेशन हुआ था, जो भी एक्सर आर्मी मैन थे, लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में गए, वो सबसे पहले हमारे सचिन सर ही थे, जो बतौर टीजीटी नॉन मेडिकल गए। और ये बहुत ही मतलब खुशी की बात थी कि हमारे बैच से जो प्रथम जो लगे थे, प्रथम जो टीजीटी लगे, वो हमारे सचिन सर ही थे। और इनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था। मैं देखता था कि इन्होंने वो प्री क्वालिफाई किया, रेंज ऑफिसर का प्री क्वालिफाई किया, विधानसभा का इन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया, उसके बाद वो टाइपिंग वगैरह के लिए गए थे, वो काफी सही था। मैं देखता था, तो मैं सोचता था कि इस मतलब इतना जोश रखना, क्या हम जब इनकी एज तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि हम तो आज ही ऐसा होते कि यार क्या ही करना, थक गए हैं, अब क्या ही हो पाएगा। लेकिन ये इस एज में जाके इतना मोटिवेशन रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ये मोटिवेशन का जो स्रोत है वो है क्या? जी दीपक जी, देखिए मोटिवेशन का जो स्रोत है ना, एक तो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जो मेरे लिए हैं रहे। और दूसरा मैं समझता हूं कि आपको ना अपनी कैपेबिलिटीज पता होनी चाहिए कि मैं किस में अच्छा हूं और किस में अच्छा नहीं हूं। जिनमें आप अच्छे हो उनको, पॉजिटिविटी को आप ज्यादा करिए, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन करिए। और जिनमें जी आप अच्छे नहीं हैं उनको धीरे धीरे आप उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो मुझे ये लगता है, और दूसरी बात, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शब्द होता है ना, वो मैं समझता हूं कि आपको सच में इतना वो कंसंट्रेट कर देता है आपकी, चाहे वो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हो। जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन में ही अच्छे हो सकते हैं।
मैं ये मानता हूं, आप जो भी फील्ड चूज करो, चाहे वो जर्नलिज्म की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो, अगर जी आपने मन में ठान लिया कि मैंने ये चीज करनी है, तो मैं बोलता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको वो चीज करने से रोक सके। तो वो जो इंटरनल जो मोटिवेशन होता है ना, वो आपके अंदर से ही आता है। और बिल्कुल। मैं ये बोलता हूं कि और दूसरी बात, ये मैटर नहीं करता कि आप यार कितना पढ़ रहे हो, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। मेरी स्ट्रेटेजी यही रही कि आप कम टाइम में अच्छे से, प्योरली कंसंट्रेशन के साथ, आप चीजों को कितनी देर तक उन चीज को रिवाइव रख सकते हो, आपकी वो मेमोरी की जो कैपेबिलिटी है रिवीजन करने की, वो कितनी अच्छी है। और एट द एंड जब आपसे वो चीज पूछी जाए, तो आपको कितना वो रिट्रीवल आपका फैक्टर है, और आप कितनी अच्छी चीज से उस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि यार मैंने एक्चुअली करना क्या है और मेरे साथ होगा क्या। बट एट द एंड वो आपका इंटरनल ही है जो आपको हमेशा ये बोलता है। हमें हमें पता है कि ये इंसान के ना दो हमेशा ऐसे चरित्र होते हैं, एक होता है गुडविल वाला, एक होता है बैड वाला। तो आपको जो बैड वाला जो कैरेक्टर है ना, उसको मारना है, उसके ऊपर पांव रखना है कि नहीं यार, अगर मेरे में कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो उसको उसको कुचलना है, उसको एंड होने देना है। और जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसको हमेशा अपने मन में रखना है, और उससे ही रिलेटेड सोचना है, करना है, खाना है, उठना है, पीना है। मैं बोलता हूँ कि ये जो, चलो हमने तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, अब जो यंगस्टर्स हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, घर से सब कुछ मिल रहा है, माता पिता का फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, घर से सारी चीजें उनको मुहैया करा रहे हैं। हमारे टाइम में इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, कोई मोबाइल का जमाना नहीं था कि हाँ गूगल पे बोला और आपको सब कुछ रेडीमेड मिल गया। अभी तो बहुत सारे अपलिफ्टमेंट है हर एक चीज में, आप हर चीज का अनुभव ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट यही है कि आपने बस अपने आप को पहचानना है कि मैंने कितना करना है, और मैंने जी। अगर करना है तो मैंने किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। जी दीपक जी। तो सर, मैं आपको मतलब ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जो इस एज के बच्चे होते हैं जो भी बीएड करेंगे या बीएड करने के बाद, जैसे हमारी उम्र के बच्चे, तो मुझे लगता है कि अभी तक हमें अपना जो गोल होता है वही हमारे फिक्स नहीं होता है। हम मतलब ऐसे होता है कि जी जी। इस लाइन में भी चलो, कि इस लाइन में भी चले जाओ, हम्म। मतलब हमारा जो गोल होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जी। आपने सेना के बाद ऐसा क्यों सोचा कि आपको टीचिंग लाइन में ही जाना चाहिए, आपने बीएड ही चूज क्यों किया? आपके पास बहुत ऑप्शन थे और भी, पर आपने बीएड ही चूज क्यों करी? ये मेरा आपसे सवाल है। जी। दीपक जी, पहली बात तो ये है कि एक तो मैं टीचिंग बैकग्राउंड से होता हूँ, मेरे फादर भी रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं, और अध्यापक कार्य में ही उनका टाइम बीता है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, और दूसरा मेरा थोड़ा बहुत मैथ में एज अच्छा था, बच्चों के साथ इंटरेक्शन मेरी अच्छी होती थी। और जब भी मैं छुट्टी आता था तो नियर बाय स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए खुद जाता था, घर से 10-15 किलोमीटर दूर भी जाता था, सुबह जाता था, शाम को वापस आता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था। और दूसरी बात, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहते हैं ना, आप हमेशा अपलिफ्ट रहते हो, मतलब आप हमेशा अपडेट रहते हैं। और उस चीज बिल्कुल। का फायदा आपको अपनी फैमिली में भी मिलता है, मतलब आपके बच्चे हो गए, आपके कुलीग्स हो गए, आपके चाहे भाई के बच्चे हो गए, आस पड़ोस हो गया। तो और दूसरी बात, टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है ना, अगर आप उसमें 100% देते हो, तो डेफिनेटली यू गेट द रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। तो मुझे ये लगता है कि टीचिंग एक बहुत ही अच्छा नोबल प्रोफेशन है, रेदर देन अदर प्रोफेशंस। तो मुझे यही लगा कि हाँ, मैं इस प्रोफेशन में जाऊंगा, और जो मैंने सीखा है, मैं हमेशा वो चाहूंगा कि आगे नेक्स्ट जनरेशन में वो मेरे थ्रू वो पास हो। जी दीपक जी। बिल्कुल। बस सर, जैसे आपने बोला कि जैसे पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, तो मैं अपनी बात बताऊं तो जी। मुझे भी कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं था कि बीएड करनी है, टीचिंग लाइन में जाना है। ये तो चलो हमने थोड़ी बहुत तैयारी की, एचपी में नंबर बढ़ गया तो हमने सोचा कि कुछ और चीज की तैयारी कर ली। लेकिन जब मुझे आज भी याद है, हमारा ऑब्जर्वेशन का टाइम था और मैंने एक क्लास ली थी साइंस की। तो उसके बाद जब यस क्लास सर। खत्म हुई और क्लास खत्म होने के बाद जो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया कि जो उनका रिस्पॉन्स है उनकी तरफ से, वहीं से मुझे लगा कि मेरी शुरुआत हुई कि मैं इस लाइन में जा सकता हूँ। और उसके बाद मेरा टीचिंग के जो लाइन में इंटरेस्ट है वो जागा। और आज तो इस कदर है कि मतलब अगर कोई मुझे रात को 12 बजे भी उठ के बोले कि सर हमें ये पढ़ना है, तो मैं उस टाइम पे मतलब तत्पर रहता हूँ। तो चलिए, ये तो बात होगी। सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि आप पढ़ाई
क्योंकि मेरे को आज भी याद है, मैंने एक बार आपको कॉल किया था और आपने मुझे बोला था कि अभी मेरे पास दो टारगेट है मेरे, कि अभी मुझे एमएससी वगैरह करनी है, मास्टर करनी है, और उसके बाद मुझे नेट क्वालिफाई करना है। तो उसके बाद मैं सोचूं कि अभी तक मतलब इतनी मोटिवेशन, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए उस लेवल तक सोचने को ही बहुत एनर्जी चाहिए। क्योंकि अभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चला होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में सिर्फ अभी तक स्टडी ही है, लेकिन आपकी लाइफ में फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद आप मतलब ऐसे थिंकिंग रखिए आपने कि नेट क्वालिफाई मुझे करना है, एक बार करना है बस, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। मतलब मेरे को बहुत ही ज्यादा वो मोटिवेटर लगा था, कि मैंने बोला कि भाई मतलब इस तरह का अगर मोटिवेशन हमारे अंदर जाता है, तो हम भी कहाँ से लेके कहाँ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो समय भी है। तो इसकी बेस पे थोड़ा सा बताएं। देखिए दीपक जी, मैंने पहले भी ये बात रिपीट करी थी। वैसे तो मैं एम कॉम कर रहा हूँ आईसीडीओल से। और देखिए, कुछ ना आदमी के एम होते हैं, और मेरे अभी ऑब्जेक्टिव्स हासिल हुए हैं, मेरा एम हासिल नहीं हुआ मुझे। तो मैं दिन रात यही प्रयास करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ जो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स माय फैमिलीज, बच्चे, पेरेंट्स, और अभी तो मैं स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी वो बच्चे भी हैं जो मेरी तरफ देख रहे हैं कि नहीं सर जो है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो मैं बिल्कुल। उनकी उम्मीदों पे भी खरा उतरूंगा, और खुद के जो टारगेट्स मैंने अपने लिए सेट करे हैं, मैं ये जानता हूं कि मैं उन वो भी कंप्लीट करूंगा। तो मैं ये मानता हूं, जो अंदर की जो झील होती है ना कुछ करने की, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही आपको आगे तक पहुंचाती है। जो आपने थोड़ी देर पहले ये बात करी थी कि हम जो युवा हैं वो थोड़ा भटके हुए हैं, हमारे एम एक जैसे नहीं है। देखिए बिल्कुल। देखिए दीपक जी, मैं जब आपके साथ बीएड कर रहा था, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जीओआईटी का भी फॉर्म भर रहे थे, क्लर्क्स का भी फॉर्म भर रहे थे, इधर उधर का भी फॉर्म भर रहे थे। अच्छी बात है, एक्सपोजर होना चाहिए हर एक फील्ड का। बट मैं ये मानता हूं ना, अगर आपने एक चीज फील्ड चूज करनी ना, देखो जॉब कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, ठीक है। एट द एंड बात ये है, ये बात हमेशा होती है खासकर लड़कों के लिए, कि भी लड़का करता क्या है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूं कि आप अपना फोकस रखिए, ठीक है, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करिए। एम तो आप हासिल कर लोगे, अगर आप मेहनती हो, आप जिंदगी में एम हासिल कर लेंगे। आप अपने ऑब्जेक्टिव तो हासिल कर लिए। उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी बात है टू बी फोकस्ड इन लाइफ। अगर आप फोकस्ड होंगे, तो आपको वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या एम है, वो डेफिनेटली आप उनको अचीव कर लेंगे। जी दीपक जी। तो सर बहुत सारी डिस्कशन हो गया, अब मैं थोड़ा सा आपको ये लेके आता हूँ कि सर एचक्यू ही क्यों। अभी आपने थोड़ा सा ब्रीफ बताया था कि एचक्यू में माहौल इस तरह का है। अब मैं आपसे ये जी जानना जी। चाहूंगा कि एचक्यू किस तरह से स्टूडेंट की लाइफ को बदल सकता है और बदल रहा भी है। एचक्यू की लाइब्रेरी के बारे में बताइए, और एचक्यू में टोटल माहौल के बारे में, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए देखिए दीपक जी, मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी आपसे जुड़े हुए हैं ऑल नेक्स्ट एग्जाम से, जिन्होंने भी आपके थ्रू प्रिपरेशन करी, और आप भी एक बहुत मेहनती हैं, मैं ये मानता हूँ। और आपने उन चीजों को जाना है, पहचाना है कि पढ़ाई क्या होती है और कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप मैं मानता हूं कि अगर आप इस फील्ड को चुनते हैं और इसी में एक्सेल करते हैं, सपोज जैसे आप मैंने सुना था कि आप टीजीटी के नए बैचेस भी स्टार्ट करने वाले हैं आप अपनी ऐप के थ्रू। तो जी। डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स होंगे, दे विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड, बिकॉज आपके पास एक एक्सपोजर है। वो एक्सपोजर है एचपीओ का। क्यों है? क्योंकि मेरा जो प्लस, मुझे जो एक होता है ना, एक फौजी माइंड से जो मैं आया था। जी जी। बिल्कुल। जो फौजी माइंड से जो मैं आया था, उसको टैकल करने के लिए एचक्यू का एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया था। क्यों? एक तो वहां का सब इंटेलेक्चुअल्स हैं। आपको पीजी के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, आपको एमफिल के भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको पीएचडी के भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपकी वो कुलीग्स होंगे, चाहे वो हॉस्टल्स में होंगे। अगर आपकी अच्छी रैंकिंग आ गई, तो आपको हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल में तो सभी एक साथ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोग होते हैं, फार फ्लंज एरिया के लोग होते हैं, और वो बहुत मेहनती होते हैं। मैंने देखा ऊपर के जो जितने भी लोग हैं, किन्नौर के हो गए, लाहौल स्पीति के हो गए, बहुत मेहनती होते हैं। जब आप इनके साथ रहोगे, मिंगल होंगे, तो आपको ना एक बड़ी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स फील होती है। जो मैं समझता हूँ कि दूसरे कॉलेजेस में आपको, क्योंकि वो जो लोग होंगे वो पर्टिकुलर ही एरिया के होंगे, आल दो उनके पास एक्सपोजर होगा, बट उतना एक्सपोजर नहीं होगा जितना एचपीयू में रहते हुए आपको एक्सपोजर मिलेगा मिलेगा। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप अच्छी से मेहनत करते हो बीएड एंट्रांस टेस्ट में,
तो आपका सिलेक्शन अगर एचपीयू में होता है तो आप ये मान के चलो कि 1-2 साल के अंदर अंदर आपको जॉब लगनी ही लगनी है। बिल्कुल सर। मतलब जिंदगी में कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे अगर आप एचपी में पहुंच गए, क्योंकि बहुत डेफिनेटली एक्सपोजर मिलता डेफिनेटली है, जी। बहुत एक्सपोजर मिलता है। बहुत ज्यादा, जैसे कि जी जी जी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ स्टार्टिंग में कुछ और थे, लेकिन जब एचपी से बाहर निकले तब वो बिल्कुल अलग थे। एग्जाम्पल चाहे यस मैं दूं, डेफिनेटली। आप ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत एग्जाम्पल है। जी अभी जी। मैं हम देखते हैं कि हमारे कलीग जो हैं वो अलग अलग जगह पे मतलब पहुंच गए हैं। कुछ लोगों ने बैंक पीओ में क्वालिफाई कर लिया, कुछ लोगों ने कौन सा हम्म। जेओआईटी क्वालिफाई किया, कुछ लोग जो कॉलेज टीचर लगे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ हाँ। कॉलेज, हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, मतलब काफी अच्छी अच्छी जगह के हम्म। ऊपर जो है वो पहुंच गए। ओके, तो सर जी जी। अब हमारे इस डिस्कशन को हम ज्यादा लंबा ना खींचते हुए थोड़ा सा एक जी जी। होता है ना, एक लास्ट में सारांश जैसा, अगर आप कुछ दो चार शब्द अपने हमारे स्टूडेंट को कहना चाहें या हमारे दर्शकों को कहना चाहें ठीक है। तो प्लीज सर। ठीक है। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहली बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और दूसरा, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जो भी इस डिस्कशन को देख रहे हैं, इंटरेक्शन को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि एक तो ध्यान बहुत जरूरी है। ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान आप करिए दिन में, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट थोड़ा सा लगाइए परमात्मा के नाम के ऊपर भी, वो बहुत हमें अच्छी एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी देता है। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और मेहनत करते रहिए, और अपने टारगेट को हमेशा ध्यान में रखिए कि मुझे क्या करना है, उसी के बारे में सोचिए दिन रात। क्योंकि अभी आप युवा हैं, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, जस्ट आपको वही चीज करनी है स्पेसिफिकली जो आप कर रहे हो, जिससे आप जुड़े हुए हो, और वो करते रहिए। और डेफिनेटली आपको आपके जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। धन्यवाद। ठीक। तो हम अपने दर्शकों को ये देना चाहते हैं कि स्टूडेंट की अपनी आपकी लाइफ में जो फोकस होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो जाते हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कुछ अचीव आप कर ही लेते हो। लेकिन जब ऐसा होता जी है जी। कि गो विद द फ्लो वाला काम होता है, फिर थोड़ा सा हम लास्ट में जाके अटक गए होते हैं। जब भीड़ के साथ चलते हैं तो वो भीड़ ही बन के रह जाते हैं। तो इसीलिए अपना जो टारगेट है उसको फोकस रखें, और जो भी अपने अचीव करना है उसको डेली जो है सोचते रहें कि मैंने करना है तो करना है। ओके, तो इसी साल जो हमारा लाइव इंडक्शन था इसको आज हम यहीं पे समाप्त करें। तो सतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। जी जी। ओके, और आप अपने थैंक यू जो दीपक शब्द हैं जी। स्टूडेंट को जो है अपना आशीर्वाद के तौर पे आपने अपने जो आपका अनुभव है अपने अपने हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर किया। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाए रखें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।